नमस्कार, प्रणाम। और आज छठ है कि खरना है, इसकी ढेर सारी बधाई आप सभी को। आज हमारे साथ हैं चंद्र विजय कुमार, मुखिया प्रत्याशी उजागर देवी, रोहिणिया पंचायत क्रमांक संख्या 3। सबसे पहले विजय भैया बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना व्यस्तम समय से मैं देखा कि अब निकल रहे थे, इसमें आपने हमें समय दिया, तो इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आज बिहार में इलेक्शन है और हम सभी आज इलेक्शन के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी जानना जरूरी है। जो निवर्तमान मुखिया विजय भैया रहे हैं, तो हम चाहते हैं विजय भैया उजागर देवी, तो हम चाहते हैं कि उजागर देवी पुत्र हैं विजय भैया और काफ़ी एक्टिव हैं हमारे पूरे रोहिणिया पंचायत में। और सिर्फ रोहिणिया पंचायत ही नहीं, अगर हम जिले की बात करें तो विजय भैया काफ़ी एक्टिव हैं। तो विजय भैया, हम आगे बढ़ने से पहले हम आपका अपने फेसबुक पेज पे आपका स्वागत करते हैं। और हम एक पहला क्वेश्चन से हम आपसे बात करना शुरुआत करते हैं कि अगले 5 साल में रोहिणिया पंचायत का विकास मॉडल क्या होगा आपके हिसाब से? सबसे पहले आप सभी का स्वागत। मेरे पास आज छठ की महापर्व में खरना के दिन आप लोग मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुखिया शब्द ऐसा बनाया गया है, प्रतिष्ठा का पद है, ये कमाने की जरिया नहीं है। अर्थ की व्यवस्था लोग करेंगे तो प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा। जहाँ प्रतिष्ठा मिलेगा वहाँ पैसा नहीं मिलेगा। प्रतिष्ठा कमाइएगा तो जनता आपके तरफी पर रखेगा, एक बार नहीं आप अनेक बार चुनाव जीतिएगा। यही कारण है कि मुझे मुखिया पद के लिए फर्स्ट बार चुना लो। मैं जॉब में गया, जॉब से फिर पिताजी को हुआ, महिला सीट हुआ, माँ जी हुई, फिर इस बार महिला सीट है, माँ चुनाव लड़ रही हैं। मुझे मुखिया और लोग हुए। मैं सोचता था कि मुखिया को क्या करना चाहिए। शोषित, दलित, गरीब, पीड़ित परिवार को सभी लोग शोषण किए हैं, उनको बढ़ने के लिए कुछ सोचे नहीं है। मेरा सबसे पहले गरीब का विकास कैसे हो, मैं वो काम सोचा। अपने पंचायत में तिरवाह इलाका की सबसे पिछड़ा पंचायत रोहिणिया हुआ करता था, आज के डेट में ये विकसित पंचायत में आ रहा है। हर गांव में पीसीसी, नाला, उसके पहले हमने सोलिंग कराया, सड़क का मिट्टीकरण करवाया, सोलिंग कराया, उसके बाद पीसीसी बनवाया, नाला बनवाया, पुल पुलिया बनवाया। ऐसे अनेकों काम जो कठिन से कठिन काम थे। डिपार्टमेंट में रुपया नहीं था, पंचायत के कोष में राशि नहीं थी। आप ही के एक बुहवा गांव में पिछले 2016 का मुझे याद है कि माननीय सांसद महोदय मंदिर प्रांगण में वो कमेंट किए, भोज भात हुआ, उसमें काम के लिए वो बोले और काम नहीं हुआ। ये आपके श्याम बिहारी प्रसाद पूर्व एमएलए थे, जो माननीय वर्मा जी के दरवाजे पर उनका स्वागत समारोह हुआ, वो काम के लिए कहें काम नहीं हुआ। हमने बुहवा में प्राथमिकता के तौर पर बुहवा गांव का मेन रोड जो हुआ करता था, पैदल चलने में लोग नहीं आते थे, उसको पहले प्राथमिकता के तौर पर हमने काम कराया। नाला बनवाया, जितना गली था उसको हमने ईंट सोलिंग करवाया। उसके बाद में फिर शेष बचा हुआ था, उसमें आपको जल नल योजना के तहत आपको ये गली नाली भी हुआ, जल नल भी हुआ। इसके साथ साथ सामाजिक विकास कैसे हो। कोई गरीब है, उसको 12 बजे रात में अगर ये तबीयत खराब हो गया, उसको रुपया नहीं है, कहाँ जाएगा? हमको आके पुकारता है। हमने देखते हैं कि भाई गरीब है, ये बचेगा तब मुझे वोट देगा, मेरा पंचायत में के वोटर बनेगा, पहले इसको जिलाए। हमने वैसे गरीब को बचाने का काम किया जिसमें ब्लड भी देने की आवश्यकता पड़ा था। मैंने दर्जनों का ब्लड देकर और उसको जीवित किया। और मुखिया बहुत लोग होते हैं, सिर्फ भाषण करते हैं, आलोचना करते हैं। वैसे मुखिया को मैंने चेतावनी दे रहा हूं कि गरीब का शोषण करके बंदोबस्ती के नाम पर जो मुखिया बेलाडी से
रामाश्रय महतो से, उसके बाद में गोबरी महतो जो अंधा हो गया है, आंख बनवाने के लिए तरस रहा है, हमने उसको आंख बनवाने का आश्वासन दिया कि भाई तुम्हारा चीनी कंट्रोल हो जाएगा तो मैं आंख बनवा दूंगा। और सैकड़ों गरीब का हमने आंख बनवाने का काम किया मुजफ्फरपुर ले जाकर। और गरीब से लाखों लाख की रुपया ठगी करके, रुपया के उगाही करके और मुखिया प्रत्याशी में उतर रहे हैं। 5 वर्ष पंचायत से गायब रहेंगे और 5 वर्ष पर वो लोग गौरी मेला जिस तरह लगता है उस तरह आ जाएंगे, हाल चाल लगेंगे पूछने। भैया 5 साल पर हाल चाल पूछने से लोग वोट नहीं देगा। गरीब का विकास होना चाहिए, गरीब को आप सम्मान दीजिएगा, आपको वो आदर देंगे, आपके साथ रहेंगे। न कि आज के वोटर कमजोर नहीं है, वोटर प्रत्याशी से ज्यादा चालाक हैं, सबको कहेंगे हाँ मन बनाए हैं जहे देंगे। इसका उदाहरण है कि वोटर का मन मियाज इस बार बन गया है कि पंचायत में किसको मुखिया चुनना है। पिछला बार हम लोग प्रखंड के रिकॉर्ड वोट से जीते, इस बार हो सकता है कि जिला के रिकॉर्ड वोट हम लोग कायम करेंगे। भैया इसके लिए तो आपको अग्रिम बधाई कि आपका जो कॉन्फिडेंस, और जो हम लोग देख रहे हैं कि पंचायत में भी हम लोगों ने कई लोगों से बात की, कई चीजें हमने देखा, तो परिस्थितियों पे नजर आप रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भैया हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि जो शिक्षा का व्यवस्था है पुरनिया पंचायत में, शिक्षा की व्यवस्था के लिए आपका क्या मॉडल है, मैं इस पे जानना चाहूंगा। देखिए कुछ शिक्षा की बात बहुत अच्छा कहें, चूंकि आप लोग शिक्षित हैं और शिक्षा पर आप लोग जोर देते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बुहवा स्कूल से मुझे शिकायत आया कि वहाँ के प्रधानाध्यापक जब तक नहीं बदले जाएंगे बुहवा स्कूल का सुधार नहीं होगा। हमने कहा कि आप लोग लिखित दीजिए, विद्यालय के विकास के लिए कोष आता है, वहाँ के एचएम और शिक्षा समिति के ज्वाइंट सिग्नेचर से राशि का निकासी होता है और शिक्षा समिति को खर्च करके बताया जाता है। तो अब आम पब्लिक ही शिक्षा समिति के अध्यक्ष चुनता है, एचएम है। एचएम गड़बड़ थे, लोग आवेदन नहीं दिए, टेलीफोनिक शिकायत पर हमने एचएम का ट्रांसफ़र किया, कुछ शिक्षक को दूसरे स्कूल में किए। और अभी कोरोना काल में स्कूल बंद है, स्कूल सुदृढ़ होगा। अगर वो लोग नहीं सुधरेंगे प्रशासनिक कार्रवाई होगा, निलंबित होंगे और उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मेरा एक और सोच है, ये लोकल पंचायत के शिक्षक हैं जो कि मेरे द्वारा ही बहाल किए गए हैं, बहुत से शिक्षक। वो लोग पिछला बार जो हम टाइट हुए तो लगा मुखिया जी वोट का राजनीति कर रहे हैं, हमको तंग तबाह कर रहे हैं, कई आदमी से मुझे शिकायत मिला, इसलिए हम लोग प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे। मैं डायरेक्ट कुछ नहीं करूंगा। इसके जिला शिक्षा पदाधिकारी उन लोगों का स्थानांतरण तो हो गया है, लेकिन जो सही ढंग से नहीं पढ़ाएंगे, सही टाइमिंग पर नहीं आएंगे, निलंबित भी होंगे। और मेरा साथ ही सोच है, सरकारी स्कूल में जितने भी बड़े घराने का कहा जाए, खुद सरकारी स्कूल के शिक्षक के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। मेरा ऐसा सोच है कि मेरे गांव पंचायत के बच्चे जो मोतिहारी जाकर पढ़ते हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, मैं वैसा स्कूल सीबीएस एप्लीकेटेड स्कूल मैं अपने पंचायत के क्षेत्र में बनवाऊं। और वो सीबीएस बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, हॉस्टल फैसिलिटी हर व्यवस्था उसमें हो और मेरे पंचायत के बच्चे निःशुल्क उसमें पढ़े। मैं अपना निजी कोष से खोलना चाह रहा हूँ, पंचायत के बच्चे को कोई शुल्क नहीं लगे। अदर आउट ऑफ पंचायत हो उसमें भी बीपीएल गरीब बच्चे हो, उनको 50% डिस्काउंट पर मैं शिक्षा देने का काम करूँगा। नहीं, आपका यह विचार काफी सराहनीय है कि आप अपने खुद के निःशुल्क से करना चाहते हैं। भैया हम एक चीज जानना चाहते हैं कि पिछले 15 वर्ष से पहले आप मुखिया रहे, उसके बाद चाचा जी रहे, उसके बाद माता जी रहीं, तो मैं भैया ये जानना चाहता हूँ अभी तक जो शिक्षा की व्यवस्था में जो इस तरह से लचरपन जो दिखा जा रहा है, काफी लचर व्यवस्था है भैया। हम देखते हैं जैसे बेलाडी की शिक्षा व्यवस्था देखें, खुद आप देखें बुढ़वा की शिक्षा व्यवस्था के लिए मैं खुद आपसे कई बार शिकायत कर चुका हूँ, मैंने भी कई बार कोशिश किया। तो भैया मैं ये जानना चाहता था कि अब तक शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आपके द्वारा किया गया है, आपने क्या बदलाव किया शिक्षा व्यवस्था में, मैं ये जानना चाहता था। देखिए पहले तो एक शिक्षक थे एक स्कूल, हम लोग को जिस समय बहाली करने का अधिकार मिला, हमने सबसे पहले शिक्षक का बहाल किया। गवर्नमेंट का ये रूल था कि हायर मार्किंग होगा वो बहाली होंगे, बाद में टीईटी एबिलिटी जो पास करेंगे उनका बहाली होगा। हम लोग शिक्षक बहाल कर दिए।
इनके देखने के लिए पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड के ऊपर आपका डीपीओ होते हैं, उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी हो जाते हैं। तो किसी भी स्कूल में अगर कोई गड़बड़ी हो तो मुखिया जी को अगर रिटेन में देते हैं तो हम उस पर फॉरवर्डिंग करके विभागीय पदाधिकारी को मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन एक भी अभिभावक से मुझे अमुक शिक्षक नहीं आते हैं या अमुक शिकायत है, मुझे एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। ओनली बुढ़वा से हुआ कि शिक्षक आते हैं, पढ़ाते नहीं हैं या नहीं आते हैं। तो जो नहीं आते हैं ट्रांसफर मेरे हाथ में है, वो भी प्राथमिक स्कूल का, मिडिल स्कूल का मेरा नहीं है। तो हमने शिक्षक का ट्रांसफर कर दिया और लोगों के विचार पर। और शिक्षा व्यवस्था, जब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था चौपट है, तो मैं कैसे कहूँ शिक्षा व्यवस्था ठीक है? मैं विकास करने के लिए कार्यपालिका, सरपंच, न्यायपालिका होते हैं। और मैं कार्यपालिका में मेरे अवधि में जो भी विकास हुआ है, जो भी गरीबों का विकास हुआ है, जो भी गरीब का उत्थान हुआ है, मैं गरीब को देखने के लिए हूँ। साथ ही शिक्षक अगर नहीं आते हैं तो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होना चाहिए। वो आवेदन अभिभावक देते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसका जांच करते हैं और कार्रवाई होता है। शिक्षा व्यवस्था के लिए डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट अलग है। 100%। भैया, शिक्षा से जुड़ी ही एक और सवाल है कि शिक्षा से अगर हम बाहर निकलते हैं तो एक बुनियादी जरूरत एक आम नागरिक की होती है, वो स्वास्थ्य एक काफी बुनियादी जरूरत है। तो हम लोग तो काफी एक मुखिया वो प्रत्याशी होते हैं जो जहां से सब कोई मतलब हार्डली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे। अगर हम एक निम्न वर्ग के लोग से बात करें और हायर वर्ग के लोग की बात करें, सब लोग हार्डली एक ही आदमी को जानता है, वो मुखिया को होता है। कोई भी ऐसे परेशानी होती है मुखिया के पास जाते हैं। तो भैया, पिछले 15 साल में जो समस्या हम लोगों ने स्वास्थ्य से फेस आउट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे निकासी की बात है, रोहिनिया से निकलने की बात है, हमारे गांव में अभी पुल की बात है, बाढ़ आ जाती है, हम लोग क्या सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं हम लोग। तो स्वास्थ्य के दिशा में क्या आपका सुझाव है और आप क्या कदम लेना चाहते हैं? देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र बुढ़वा के नाम से जाना जाता है। उप स्वास्थ्य केंद्र पहले एक एनएम रहा करती थी जी। आज के जाइएगा सिविल सर्जन के पास, ये मामला स्थानीय विधायक एमपी को भी लिखा गया। बुढ़वा उप स्वास्थ्य केंद्र में क्यों नहीं कोई कर्मी है? सीएस बोलते हैं कि नहीं, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, कर्मी की कमी है। अभी शिक्षा की बात की, अब स्वास्थ्य की बात की है, बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए हम लोग का 20 सूत्री का ये बैठक था और एक बैठक आपको पकड़िया स्वास्थ्य केंद्र में था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल थे, हमारे मुखियागण थे। तो स्वास्थ्य का हॉस्पिटल बनाने का बात आया, हमने पहल का ऐसा आदमी था जो वहाँ आवाज़ उठाया कि पकड़िया में स्वास्थ्य केंद्र है। ये स्वास्थ्य केंद्र सीएससी ऐसे इलाके में बनना चाहिए जहाँ पर लोगों को नाव से आना पड़ता है। बाढ़ में मोटर बोट चलता है तो मोटर बोट का पेट्रोल उड़ा जाता है। प्रशासन की कैसी लापरवाही है, उस परिस्थिति में अनेकों मरीजों का मौत हो जाता है। कितने लोग नाव का सफ़र करते हैं, नाव में पानी पड़ने डूबने के बाद कई आदमी डूब कर मर जाते हैं। तो ऐसा इलाका में होना चाहिए। एमपी साहब को हमने बोला जी। और अरविंद सिंह मेरा साथ दिया, अजगरी के मुखिया थे जी। सांसद महोदय अरविंद सिंह को कहा कि अरविंद जी, आपके अजगरी में बनना चाह रहा है, आप बनवाना नहीं चाह रहे हैं। हमारे माननीय प्रमुख साहब इस एरिया में आना नहीं चाहते थे, यहाँ हॉस्पिटल नहीं बने, इसके लिए अजगरी में बनना चाहिए। ऐसे दुर्गम जगह पर ब्लॉक बन गया, हमने उसका आवाज़ उठाया कि ब्लॉक उस 3 से 4 महीना पानी से घिरा रहता है, कौन से पदाधिकारी चयनित करके भेजे, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मैंने डीएम साहब के पास गया, डीएम साहब भी हमको आश्वासन दिए कि ठीक है जगह दीजिए। हम लोग डीएम साहब यहाँ सीओ हमारे अंचलाधिकारी बंजरिया भेजे जी। यहाँ से जमीन का प्रस्ताव भेजे जी। लेकिन नियम है कि प्रखंड परिसर में ही वो सीएससी बनना चाहिए। फिर हाईकोर्ट हम लोग दिए,
हाई कोर्ट में दिया, हाई कोर्ट से आया और डीएम साहब को हुआ कि उस जगह पर पानी रहता है, उस जगह पर हॉस्पिटल कैसे बनेगा। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं हॉस्पिटल का। राजनीति हम नहीं करते, हॉस्पिटल के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि वोट का राजनीति कर रहे हैं। भैया हम आते हैं उस बात पे, हम उस बात पे आते हैं। बहुत सारे जो प्रतिनिधि हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं इस बार रोहिणी पंचायत के मैदान में, बहुत सारे लोगों द्वारा अलग अलग आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी वे लेके मुझे था कि मैं आपसे एक बार इस मुद्दे पे बात करूं कि जो आरोप आप पे लग रही है, कई सारे भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं, कई सारे अलग अलग मुद्दे पे। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट ये लाइव काफी लंबा चला जाएगा तो हम उस सभी मुद्दे पे नहीं जाएंगे। भैया हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भ्रष्टाचार किस तरह से आप अंकुश लगाएंगे और अब तक आपका क्या मॉडल रहा है भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने के लिए? देखिए, भ्रष्ट आदमी जो होता है भ्रष्टाचार ला देता है। पूर्व के मुखिया जो थे इतना गरीबों का शोषण किए और गरीब तराही माम थे। आवास का रुपया आता था तो कोयला के नाम पर उन्होंने बैंक में रुपया छीन कर गमछा में बांध लेते थे। कोयला लाना है तुमको ईंटा दे देंगे। और पूरे के पूरे गरीब का आवास के रुपया का लेकर ईंटा भी नहीं दिया करते थे। गरीब रोया कल्पा और गरीब का रोया पड़ गया उनको। मुखिया से भी हारे, चिमनी भी ध्वस्त हुआ और पुत्र का अपहरण भी हुआ और पुत्र को रुपया उनके पास नहीं हुआ, जमीन बेच के देने पुत्र का भी हत्या अपहरणकर्ता कर दिया था। ये गरीब का रोना पड़ गया उनको। वो अर्ध पागल हो गए हैं जो प्रतिद्वंदी में शिकायत करते हैं। आपको अगर देखना है तो शंकर ढाबा पर बैठ कर देख लीजिए या खावा पुल पर देख लीजिए, वीडियो लाइव बनाइए। शाम का 4 से 5 बजे यूरिया के चुआया हुआ दारू पीने आते हैं खावा से मुसहर टोली। अगर वो दारू नहीं पीते हैं तो उनको नींद नहीं आती है। उस समय से जब उनके पुत्र का मृत्यु हुआ, अपहरण हुआ, उनको काफ़ी सदमा लगा। मुखिया बनने के लिए विचार और वचन अच्छा होना चाहिए। हम बउआ कहेंगे आपको तो आप भैया कहिएगा। जरूर। आते हैं वोट मांगने, किसी को रे कहते हैं, लोग खदेड़ देता है, क्यों रे बोला। उनको बोली में संयम नहीं है। एक बार मुखिया रहे, अनेकों गरीब को पीट दिए, जो जिसमें पिटाने वाला चिचोरहिया का भी था, रोहिणिया का भी था। ये मुखिया का काम नहीं है गरीब पर हाथ उठाना, गरीब को पीटना, गरीब का शोषण करना, गरीब को पर अत्याचार करना। वो ऐसा अत्याचार कर दिया। आज उनके गांव का आधा से अधिक वोट मुझे आ रहा है। गरीब को किसी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 15 वर्ष से गरीब पीछा हो गए हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो लगातार लोग हमको वेटेज देंगे, हमको जिताएंगे। लेकिन हम गलत काम करेंगे, भेदभाव रखेंगे। उन्हीं के गांव में मुखिया हुए थे, आधा गांव काम करा दिया, आधा गांव भेदभाव करके विकास नहीं करा, ईंट सोलिंग नहीं करा। मैंने बुढ़वा गाँव, रोहिणिया गाँव, चिचोरहिया, जिस समाज में, जिस वर्ग में वोट नहीं मिला, हम बोले कि मेरा कमी है इसलिए वोट नहीं मिला। पहले काम किए, उसके बाद वोट मांगने गए। आज सभी बच्चे, औरत, माँ, बहनें, सभी लोग मेरे साथ हैं और मुझे सम्मान मिल रहा है। हर बार मुझे वोट का ग्राफ बढ़ा है। मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। आलोचक तो अनेक होते हैं। जी। कहा गया है कि निंदक नियरे रखिए आंगन खुटी छवाए। निंदा करने वाला पास में नहीं रहेंगे तो मैं अच्छा कैसे करूँगा। निंदा करने वाला का काम होता है निंदा करना। एक बात है कि पड़ोसी अपना दुख से दुखित नहीं होता है, दूसरे के सुख से दुखित होता है। हम पूछते हैं जो मुखिया नहीं रहते हुए मैंने वाल्मीकि नगर बगहा से सीतामढ़ी तक मैंने प्रधानमंत्री रोड नहर का बिल्डिंग का काम किया। मैंने मुखिया नहीं समझा कमाने के जरिया। मुझे मुखिया से 10 पैसा आया, वो अगर ठेकेदारी में मैंने काम किया, कहीं से कमाया तो मैंने गरीब में काम किया। सामने दुर्गा मंदिर बना हुआ है, वो दुर्गा मंदिर बनवाया। हम नाम के लिए मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, कमाने के लिए नहीं लड़ते। कमाने के लिए मेरे पास व्यवसाय है, मेरे पास अलग से ठेकेदारी करने की क्षमता है। दुर्गम से दुर्गम जगह पर मैंने जाके काम कराया है और
पंचायत का विकास मैं करूंगा। मैं विशेष आप बताएंगे। आप देख रहे हैं बंजरिया अपडेट और हमारे साथ हैं उजागर देवी रोहिनिया पंचायत क्रमांक संख्या 3 पुत्र चंद्र विजय प्रसाद यादव। हम लोग काफ़ी अच्छा चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी मुद्दे पे बात कर, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको सुन के, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मुद्दे जो हम लोग क्योंकि जितने भी लोग आज हम लोग को लाइव देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी संशय लोगों के मन में रह रहा है वो सारी चीज़ आज हम लोग बैठ के क्लियर कर रहे हैं। लोगों के मन में वो आवाज़ हम लोग पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, क्योंकि जो आवाज़ हम लोग डोर टू डोर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, भ्रमण करके नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो आज हम लोग साथ में बैठ के आज एक दूसरे से बैठ के घर घर तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में मोबाइल हर किसी के पास है, हर कोई इस चीज़ को देख रहा है, और जरूर ही आपकी इस आवाज़ को और इस पंचायत के डेवलपमेंट मॉडल्स की, जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार को लेकर बात कही, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ शिक्षा में व्यवस्था जो दुरुस्त होने के लिए आप अपने तरीके से इसको शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, ये सारी आवाज़ हमारी पूरी लाइव ऑडियंस देख रही है। अगर आप इस पेज को देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और कोशिश करें कि इसको शेयर भी करें। हाँ विजय भैया कुछ करना चाहते हैं जी। मेरा एक और सोच है, देखिए सरकारी हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इलाज नहीं होता है, वो पीएमसीएच एम्स के अलावा बाकी मोतिहारी के हॉस्पिटल में देखते हैं 80% पेशेंट चले जाते हैं प्राइवेट में। मेरा एक मित्र बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो पीएमसीएच में भी रहा है, मुंबई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, रिम्स रांची में और एम्स में भी रहा है। अनेकों डिग्री है, ये लेप्रो सर्जन है, फिजिशियन है। मैंने उससे आग्रह किया, मेरे शोरूम में उनके पिताजी आए थे ट्रैक्टर लेने, हमने कहा बेटा तो बहुत आपका पैसा कमा लेगा, लेकिन नाम कैसे होगा, तो क्या करें। हम जिस मकान में रहते थे उस मकान को छोड़ दिया, हमने हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, और डॉक्टर साहब मुझे कहें कि रुपया क्या लोगे, हम कहीं रुपया नहीं लेंगे। यही चाहिए कि मेरे पंचायत का मरीज का दावा पर इलाज हो, ओनली दावा का पैसा लगे, कोई बेडरूम चार्ज नहीं, कोई डॉक्टर फी नहीं। मैंने हॉस्पिटल बनवा रहा हूं और बहुत ही जल्दी आप लोग के समक्ष रोहिनिया पंचायत के जो भी जाएंगे निःशुल्क इलाज होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वो मोतिहारी के टॉप 10 हॉस्पिटल, टॉप 10 आपके इस इनिशिएटिव के लिए हम सभी आपको ढेर सारा शुभकामनाएं और ढेर सारा आपके जो आपने जो किया। मेरा सोच था किसान में बैल बिकते जा रहा है, किसान को खेती करने में दिक्कत हो रहा है। आज जो किसान है बेगर रुपया के आते हैं, तो मैं अपने एजेंसी से ट्रैक्टर देता हूं बिना पैसा के, भैया आप कमा कर मुझे रुपया देना, किसान का विकास हो। आने वाला समय में बिजली आ गया, मैं हर किसान के खेत में 10 एकड़ 20 एकड़ पर मैं ट्यूबवेल और इलेक्ट्रिक से चलने वाला मोटर लगवाऊंगा। किसान का जो मोदी जी कहते हैं आय दोगुनी, तो मैं साधन यहाँ के लिए मैं सोच रहा हूँ किसान का स्थिति तो ठीक हो, बच्चे का शिक्षा का व्यवस्था हो, सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हो रहा था, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल का व्यवस्था, मेरे पास गाड़ी की व्यवस्था है, किसी मरीज को ले जाना होता है तो मरीज को मैंने पहुँचवाने का काम करता हूँ अपने गाड़ी से, और प्राइवेट स्कूल का व्यवस्था मैं करना चाहिए। मुखिया के कार्य क्षेत्र से अलग हटकर विकास कैसे हो, सामाजिक विकास, धार्मिक विकास, गरीब अगर उस तरीका के हैं जो इलाज कराने के लिए उनके पास नहीं है। हमने शादी अनेक गरीब के बच्ची का मैंने शादी कराने का काम किया हूँ, जो मुस्मात हैं, गरीब हैं, जिनको बच्ची के शादी करने के लिए रुपया नहीं है, उनको आर्थिक सहयोग करके खड़ा होकर मैंने उनके बच्ची का शादी भी कराता हूँ। तो मुखिया मीन्स प्रतिष्ठा का पद नहीं कि लूट ले खसोट ले और एक बार के बाद फिर पुनः कभी नहीं आवे, वैसे मुखिया लोग रहे हैं। और जो दूसरे को आलोचना करते हैं, चल जाइए बेलाडी में। इसी मुद्दे पे एक पर फिर मैं वापस आना चाहूंगा इस मुद्दे पे कि बात हो रही थी कि रोहिनिया में एक स्कूल है जो स्कूल नहीं चलता है, इसके बारे में आपका क्या संदर्भ है? देखिए, अगर जिनको जानकारी नहीं होता है वो इसी तरह बोलते हैं। जी। अगर कोई भूमिहीन ये भवनहीन स्कूल है, भूमि के अभाव में बिल्डिंग नहीं बना, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का ये अधिकार है नियरेस्ट स्कूल में उसको मर्ज कर देना। वो स्कूल मर्ज हो गया है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है, वो निकटतम स्कूल में मर्ज हो गया है। और कहने वाले
बस गलत बोलते हैं, गलत के सिवाय उनको कुछ सूझता नहीं है। और जो कहते हैं ना, जो कहते हैं वो माननीय हमारे नेताजी हैं अवध पटेल जी, उनको तो ऐसा है, शर्म की बात है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि उनको सही बोलना चाहिए। मैं जब देखा मुखिया वो थे, मेरे गलती से एक बार मुखिया वो बन गए, उनके कोयला घटा हुआ था, ग्राम सेवक विजय सिंह थे, घेंट में गमछा लगा दिए और कहे चेक काटो जबरदस्ती। विजय सिंह ने चेक नहीं काटा और गया, चल गया, अपना अपमान बर्दाश्त करके गया। और उसके 3 दिन बाद 50 को लठैत को कचहरी में भेजा। अवध पटेल के साथ और लोग थे, उनको अधमरू कर उसने मुआ देता उनको। और इजहार हुसैन जाकर उनको छापे, उनको इजहार हुसैन बचाए, नहीं तो जिस आवेश में वो लोग था उनको मुआ देता। तो पंचायत का ऐसा मुखिया हो कि ऐसा कुकर्म करे कि मुखिया होकर भी पिटा जाए। गलत वो आदमी किया, उसको 4 साल मुंह पर के दागी नहीं हटा, अभी तक ले दागी है, उस पिटाने का दागी, वो अधमरू कर दिया था लोग। तो ऐसा पंचायत का मुखिया होगा जो ग्राम सेवक से पिटा जाए। मान सम्मान पंचायत का गया, मैं रोहिणिया पंचायत पिटाया, अवध पटेल नहीं पिटाए, मुखिया नहीं पिटाए, पंचायत की जनता पिटाई। वैसे मुखिया वोट मांगने आ रहे हैं, उनको शर्म चाहिए कि आप वोट मांगने किस मुंह से आ रहे हैं, जो कि आपको खुद चलने का लूग नहीं है, खुद बोलने का लूग नहीं है। आप बौखला गए हैं वोट देखकर, बौखलाइए मत, जनता जवाब देगी आपको। आप जिला परिषद में लड़े, जिला परिषद में लोग नकार दिया, मुखिया में नकार दिया, आपको तो वार्ड का चुनाव लड़ना चाहिए। वार्ड में भी लोग नहीं उनको मत देगा, मुखिया में लड़ गए, कोई बात नहीं। आज हम लोग बैठे और काफी दिनों से जिस बात की चर्चा हो रही थी, आज विजय भैया से बात करके ऐसा लग रहा है कि जो स्कूल मार्जिनाइजेशन की जो बात हो रही थी वो विजय भैया द्वारा आज क्लियर किया गया। तो जनता जो भी लोग इसको देख रहे हैं, आप लोग इस बात को जान लें कि जिस स्कूल की बार बार चर्चा हो रही है वो स्कूल मर्ज हो चुका है। और निकटतम भविष्य में विजय भैया का जो भी प्लान है, जो आप लोग सामने देखे सुने और इस बात पे किए। भैया एक चीज और, नल जल वाले बात करेंगे हम, थोड़ा सा नल जल वाले मुद्दे पे हम आएंगे कि नल जल वाले में सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज निकल के आती है। कहीं शिकायत मिलती है कि नल जल चालू नहीं है, कहीं मिलता है किसी घर कुछ नहीं है, किसी कोई ऐसे जगह पे बना हुआ है जहाँ पे नहीं बनना चाहिए। तो एक मुखिया होने के नाते आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी प्लीज। नल जल ऐसा योजना है जी जो हम लोग विरोध किए थे जी। ये वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति है, वार्ड जो है, और एक सचिव चुना जाता है, उन लोगों को ज्वाइंट सिग्नेचर से काम होता है। हम लोग का ओनली डायरेक्शन था राशि का ट्रांसफर कर देना। राशि हम लोग ट्रांसफर कर दिए वार्ड क्रियान्वयन समिति में। ऐसा है कि काम सभी जगह हुआ, हमारे देख रेख में गुणवत्तापूर्वक काम हुआ। जो अदर पंचायत में स्ट्रक्चर बना है उसके दोबरी लोहा मेरे पंचायत में लगा है, ब्रांडेड टंकी लगा है, ब्रांडेड पाइप लगा है। हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपने घर का नल अगर कस देते हैं तो 2 महीना 6 महीना के बाद टूट जाता है, तो हम खुद पैसा लगाकर उसको बनवाते हैं। लेकिन पूरे गांव का दरवाजे पर नल है, कोई बच्चा गया खोल दिया, लेकर चल गया, ब्रास का नल है कबाड़ में बेच दिया। घर वाले को रखवाली करना चाहिए। कोई जेसीबी चला रहे हैं और जेसीबी से पाइपलाइन काट दिया तो उसका हिफाजत गांव के लोग को करना चाहिए। लेकिन सबसे कमी ये है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि बिजली का बिल कहाँ से दियाएगा। बहुत जगह ऐसा है कि बिजली बिल के अभाव में ये जल नल नहीं चल रहा है, ये डिजिटल मीटर है, रिचार्ज खत्म हुआ, कनेक्शन कट गया, उस अभाव में बंद है। वार्ड कह रहे हैं कि हम कहाँ से दें, सचिव कह रहे हैं हम कहाँ से दें, पब्लिक कहाँ से देंगे। तो 30 रुपया महीना नियम है कि असूल, हाँ, नियम लेकिन 30 रुपया वो गरीब कोई दे नहीं रहे हैं। हमने माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी से ये क्वेश्चन किया मीटिंग में, तो मुखिया जी मैं डीएम साहब से बात करूंगी, मैडम थी वीडियो,
तो सब जगह से ये शिकायत आ रहा है कि कैसे क्या हो। तो गवर्नमेंट का रख रखाव, इसका रिपेयर का व्यवस्था, इसके बिजली बिल कहाँ से दिया जाएगा, ये करना चाहिए। नल जल बहुत उपयोगी व्यवस्था है। मेरे गांव में चल जाइए, 2 नंबर वार्ड में जपाल सिंह के दरवाजे पर उधर के पूरा टोला के लोग पीता है। कल भी मैंने उस नल का पानी पी कर आया, तो बहुत अच्छा है। 400 फीट में यहाँ डीप बोरिंग हुआ है। मैंने खड़ा होकर बोरिंग कराया कि ये चोरी नहीं करे, 300 नहीं हिला दे, 350 नहीं, 410 फीट पराकलन था, 410 फीट डीप बोरिंग हुआ है। आज हम लोग रोहिणिया पंचायत और विजय भैया के साथ बात करके एक सबसे बड़ी कमी पे और एक सुझाव जो विजय भैया की तरफ से आया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रोहिणिया पंचायत और सभी को मिलके इस बात पे सोचना चाहिए कि जो नल जल में जो बिजली की खपत होती है, सबसे बड़ी गवर्नमेंट के सबसे बड़ी, अगर हम लोग बिग पॉइंट की बात करें, सबसे बड़ी बिग पॉइंट है। इस बिग पॉइंट पे गवर्नमेंट को, जो प्लानिंग कमीशन के लोग हैं, जो लोग इसके लिए एक प्लान करते हैं, कहीं ना कहीं इस बात में विचार करें। और एक काफी अच्छा मुद्दा विजय भैया ने आज एक सिर्फ रोहिणिया के पंचायत के लिए नहीं, ये पूरे बिहार के लिए अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनके लिए काफी अच्छा सुझाव आपने दिया है। इसी के साथ हम लोग चाहेंगे विजय भैया, अगर आज इतने सारे लोग देख रहे हैं, आज आपको लगभग ये सारे लगभग 4 से 5 हजार लोग देखेंगे, सिर्फ रोहिणिया के ही नहीं, अभी तक अगर हम बात करते हैं, अब 60 से 70 हजार हम लोगों तक रीच आउट कर पाते हैं। आपने बहुत बेहतर सुझाव दिया है। आप जो भी रोहिणिया पंचायत के मतदाता बंधु हैं, अंतिम सुझाव क्या देना चाहेंगे? और युवाओं के लिए, क्योंकि आज हम बात करते हैं हर जगह पे युवाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, युवाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं, इस पे हम बात करेंगे। मेरा एक बात और अधूरा रह गया। जी जी, मैं आप लोग को बता दूं कि मुखिया होते हैं, मुखिया का कोई वेतन नहीं है, भाता है। 1000 रुपया का महीना या 2000 क्या मिलता है मुझे मालूम नहीं है, मैं कभी वो भाता उठाया नहीं हूँ। माताजी मुखिया हो सकता है खाता में आया होगा, नहीं, मैं खाता भी चेक नहीं कराया। लेकिन मैंने हारे हुए मुखिया को वर्क दिया कि भैया मैं मुखिया हूँ, आप हारे हुए हो, आप अच्छा काम कराओ, मैं काम कराऊंगा तो हो सकता है मैं दब करा दूं 2 नंबर का ईंटा, आप ही आवाज उठाओगे कि मुखिया जी 2 नंबर का ईंटा। मैंने माननीय अवध पटेल जी मेरे पास आए, कहे कि अमुक काम मुझे दे दीजिए। हम कहने ठीक है, एस्टिमेट बनाकर मैंने आपको काम सबूत कर दिया। वो ईंट सोलिंग कुकुरजरी मध्य विद्यालय से मेन रोड तक था, उन्होंने अपनी चिमनी के गोरिया ईंटा जो होता है, वो 4 नंबर से भी घटिया ईंटा है, उस ईंटा से उन्होंने सोलिंग कराया। तो पब्लिक उनको जवाब दे रही है कि आप मुखिया नहीं हो तो 4 नंबर ईंटा लगा दिए। मुखिया जी का काम तो ऐसा होता है कि जहाँ 6 इंची मोटा थिकनेस होता है ढलाई का, वहाँ पब्लिक कहता है जो 8 इंची ढलवाई, तो मुखिया जी 8 इंची ढलवा देते हैं। और आप 1 नंबर ईंटा की जगह 4 नंबर ईंटा लगा दिए, मुखिया होइएगा तो क्या कीजिएगा? पब्लिक उनको ये कर रही। मैं युवाओं से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग की जो भी बुनियादी समस्या है, मैं इस बार ऐसा करना चाह रहा हूँ कि मेरा पंचायत मॉडल पंचायत बने और आत्मनिर्भर पंचायत बने। ये सैरात की बात आती है, आने वाला था। सैरात की बात आती है, बहुत लोग कहते हैं मैं मुखिया बनूंगा तो उसको करा दूंगा। ये पहले जान लीजिए, ये मत्स्य विभाग की जमीन है, ये हस्तांतरित हो गई है, उसका रिवेन्यू गवर्नमेंट को आ रही है। हमने सीओ साहब से एनओसी मांगा और डिपार्टमेंटल में भेजा कि इसको दीजिए, ये अच्छा इसको मॉडल पोखरा बनवा दिया जाए जिस पर पार्क भी रहे, सब तरह की व्यवस्था रहे। लेकिन मत्स्य विभाग का है, मत्स्य विभाग खुद अपना ये डाक करती है और उसका राजस्व मत्स्य विभाग को जाता है। लेकिन जो काम हमसे होने वाला नहीं है, एडवांस कमिटमेंट नहीं करता हूँ, जो होने वाला होता है वही करता हूँ, जो जबान से कहता हूँ पूरा करके दिखाता हूँ। पिछला बार आपके यहाँ मैं बोल दिया, बुहमा गांव में अगर पूरा मेन रोड एक मुश्त अगर पीसीसी नहीं होगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। मैं पीसीसी 6 इंची एस्टिमेट था, लकड़ी हला दिया गया, उसमें 6 इंची तो 6 इंची ढालना है, मैंने पूरा ढलवा दिया। उसके बाद मैंने वोट मांगने आया। इस बार सूखी डी का योजना चालू है। काम कराने के पहले प्रतिद्वंदी लोग कंप्लेन कर आचार संहिता में कैसे, भैया जानकारी होना चाहिए। जो कार्यान्वित योजना है, जो योजना चल रही है, वो आचार संहिता नहीं लगता है। रनिंग योजनाएं हैं, नया योजना आप नहीं कर सकते हैं। सुखी डी गाँव में
आज वो काम होने जा रहा है। वो सरकारी फंड नहीं है, लेकिन फिर भी एग्रीमेंट हो गया है, एडवांस कुछ हो गया है, वो कार्य पूरा होने जा रहा है। सुखी डी का कायाकल्प होने जा रहा है। मेरे यहाँ का जो नहर पर जाने वाला रास्ता था, एस्टीमेट था 2 से 2.5 फीट एवरेज, मैंने 8 से 10 फीट मिट्टी भरवाया। माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार थे उस समय मनरेगा का पदाधिकारी, वो बोले जेई आपका 2 से 2.5 फीट एस्टीमेट बनाया। मैं लॉस होगा मेरा, लेकिन पब्लिक का डिमांड है कि 8 से 10 फीट भरवाने के लिए मैं वहीं काम करूंगा, 10 फीट ऊंचा भरवाऊंगा। तो मैं पब्लिक के हिसाब से मैं काम करता हूं। ये रोड जो ढलवाए हैं स्कूल के सामने 10 फीट एस्टीमेट था। PMJSY रोड 2 को टैग करता है, वो 12.5 फीट मैंने चौड़ा ढलवाया। रोहिनिया पंचायत में मैं बता दूं, एक गांव को एक तरफ से अगर PMJSY रोड टच करता है तो दूसरे तरफ से नहीं बनता है। लेकिन अपना रोहिनिया पंचायत, बुहवा से मोतिहारी, बुहवा से कुकुरजारी, बुहवा से रोहिनिया, आप 3 है। रोहिनिया से आपका सुगौली, रोहिनिया से लखौरा, रोहिनिया से बुहवा, रोहिनिया से सेमरैया, ये चारों तरफ से PMJSY रोड टच किया। इसमें हम लोग का विभागीय पकड़ है। पटना से लेकर मोतिहारी तक हम लोग रात दिन एक किए और उसके बाद एक काम हुआ। ये आपका RCD से जो रोड बन रहा है, हमने बबलू गुप्ता MLC को मुखिया लोग, वार्ड सदस्य लोग जिताने का काम करता है। मैंने माननीय स्थानीय विधायक डॉक्टर समीन साहब को कहा कि ये रोड स्टेट हाईवे में लिखिए, वो लिखे, सरकार में नहीं रहे। लेकिन महागठबंधन की सरकार गई, NDA की सरकार आई, उसके बाद बबलू गुप्ता से हमने लिखवाया कि भैया ये रोड लिख दीजिए, कोई आपसे ठेकेदारी मुझे नहीं चाहिए। बबलू गुप्ता लिखे, आज हम लोग का स्टेट हाईवे बनने जा रहा है, हम लोग के एरिया का विकास हो रहा है। और हॉस्पिटल भी, हॉस्पिटल अगर नहीं आएगा तो हॉस्पिटल हम लोग लेकर आएंगे। अब हॉस्पिटल की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग वोट की राजनीति हॉस्पिटल के नाम पर कर रहे हैं। वो बता दे कितने गरीब को आर्थिक मदद किए हैं, गरीब के कितने बच्ची की शादी में उन्होंने मदद किया है। जो मुखिया के प्रत्याशी आए हैं, लूटने का काम किया है। लोग बेलाडी के गरीब रो रहा है, जिससे ऐसा 40 गरीब है जिसको 30,000, 40,000, 20,000 शोषण करके बंदोबस्ती के नाम पर रुपया उठा के आज चुनाव लड़ रहे हैं। भैया डकैती नहीं चलेगा, उन लोगों पर ऐसा कार्रवाई होगा, सामाजिक कार्रवाई। पूरे एरिया के लोग बैठेगा और बेलाडी में बैठेगा, गरीब का रुपया आपने लिया है तो गरीब को लौटाओ, जी। नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगा। आप किसी गरीब को मारिएगा। हमने कह दिया है कि किसी गरीब पर मुखिया प्रत्याशी और कोई उंगली उठाते हैं तो सबसे पहले मैं उस मुखिया से पूछूंगा कि गरीब पर उंगली मत उठाइए, कानूनी कार्रवाई मैं खुद करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे मुद्दे पे हम लोग बात किए हैं और काफी सारे, इतना टॉक इतना लंबा जा रहा है कि बात करने का मन ही कर रहा है कि इतना ज्यादा अच्छा टॉक हम लोग का हो रहा है। बहुत सारे मुद्दे पे हम लोगों ने अलग अलग बात किया और अलग अलग मुद्दे पे हम देख रहे हैं कि हम विजय भैया काफी सटीकता से हर एक सब चीजों का काफी इतना प्रचुर मात्रा में अपना जवाब दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो चीजें अभी तक हम लोग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक पे दूसरा पहलू देख रहे थे, अभी जो पहलू हम देख रहे हैं एक दूसरा पहलू देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास 2-3 चीजें ऐसी हैं। भैया एक चीज मैं फिर से वापस ले जाना चाहूंगा कि रोहिनिया चेवर की जो बात हो रही थी, मैंने इसको नारायण प्रसाद जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर है, क्योंकि बिहार सरकार चाहती है, सिर्फ बिहार सरकार है नहीं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, गोवा गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट चाहती है कोविड-19 के बाद जो टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत कम हुआ है, क्योंकि एक दूसरे से लोग ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं। तो बिहार सरकार भी ये चाहती है कि हमारा टूरिज्म डेवलपमेंट सेक्टर में कुछ बढ़ावा हो, और बिहार सरकार का स्पेशल प्रपोजल है। और वो दिल्ली जैसे बिहार से निकल के दिल्ली जैसे शहरों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। तो मेरे सामने एक प्रस्ताव आया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव में मैंने इस बात को नारायण प्रसाद मिनिस्टर के सामने रखा था कि ऐसा क्या संभव है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा संभव है।
उन्होंने कहा था कि ऐसा संभव है, अगर स्थानीय लोग चाहें तो ऐसा संभव है, ऐसा किया जा सकता है। तो मैं चाहूंगा कि अगर सिर्फ रोहिणिया चेंवर को अगर डेवलप किया जाए, हमारा ही नहीं, हम जैसे सारे यूथ का, क्योंकि जो लोग हम बाहर रहते हैं, कहीं ना कहीं एक हेचरी और टूरिज्म प्लेस के रूप में अगर हम लोग इसे डेवलप करें तो शायद यहाँ पे जो पर्यटक स्थल एक बहुत बड़ा रोजगार देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे एरिया के बाहर जाते हैं, कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जाना चाहते लेकिन फिर भी जाते हैं, कुछ मजबूरियां हैं। तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जो बात मैं नहीं बताना चाहता हूँ, आखिर आप वो कहवा ही लेना चाह रहे हैं। ऐसा है, रोहिणिया चेंवर एक पर्यटक स्थल के रूप में पहले था जी, जो पक्षी बिहार के नाम से जाना जाता था, और आज ये धीरे धीरे भरते जा रहा है। लेकिन इसके बारे में जो भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव गया है, उसको रद्द करने के लिए एडीएम साहब की यहाँ फाइल है, फाइल वहीं स्थगित हम लोग करवा दिए। एडीएम साहब के यहाँ फाइल है, चुनाव बाद वो रद्द होगा और ये भूमि पंचायत को हस्तांतरित हो जाएगा, पंचायत को अधिकार मिल जाएगा, एनओसी मिलेगा। हम लोग की राशि की कमी नहीं है, मनरेगा से राशि है, काम कराने वाले की कमी है। लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं, पूर्व मुखिया हमारे अवध पटेल जी कहते हैं कि मैं पक्षी बिहार बहाऊंगा। भैया, आप तो चेंवर का जमीन खुद 5 बीघा जोत रहे हैं, मसूरी उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं। चेंवर के जमीन से जो रास्ता जाता है कुकुरजरी, उसको घेर कर आपने पोखरा बनवा लिया रास्ते को। जो गलमजरुआ जमीन था, रास्ते था कुकुरजरी स्कूल में जाने के लिए, उसको पोखरा का आंट बनवा दिए। वो कमेंट करते हैं, मैं कमेंट नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ। कम बोलना चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहिए। तो वो मेरा सोच है कि मॉडल पोखरा बने, उस पर पार्क बने, एक दार्शनिक स्थल जो रोहिणिया का पक्षी विहार रहा है वो रहे। मैं उस पर काम करूँगा, लेकिन विभागीय परमिशन के बाद, विभागीय परमिशन कैसे मिलता है, किसे लाने के बाद होता है, मैं ज़रूर वो करूँगा। और एक और चीज़ युवाओं के लिए, मैं रोहिणिया पंचायत में भूमि का ये कर रहा हूँ, स्टेडियम बनवाऊंगा। स्टेडियम चूँकि बच्चे का शिक्षा के साथ साथ खेल कूद का भी व्यवस्था होना चाहिए, मानसिक विकास बच्चे का होता है खेल कूद से भी। तो स्टेडियम के लिए प्रस्ताव गया है रोहिणिया में, और स्टेडियम भी आने वाला भविष्य में बनेगा बच्चों लोग के लिए। नहीं, एक काफी बड़ी युवाओं के लिए एक सराहनीय पहल है कि युवाओं को खेलने के लिए, क्योंकि खेल के शारीरिक शिक्षा के साथ साथ बौद्धिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा ये भी काफी जरूरी है। आध्यात्मिक के लिए तो आपने अपने दरवाजे पे ही मंदिर बना रखा है, आध्यात्मिक शिक्षा और स्टेडियम की बात आप कहीं रहे हैं। तो 2-3 चीजें हैं। अंतिम कमेंट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आने वाली जो भी योजनाएं हैं जो सरकार पंचायती राज व्यवस्था को देती है, उस पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारे लोगों, सिर्फ मैं इस पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी पंचायतों की बात कर रहा हूँ। और इसमें स्पेशल मैं रोहिणिया पंचायत से बिलोंग कर रहा हूँ, इसलिए एक क्वेश्चन आपसे है कि हर योजनाओं में कहीं ना कहीं गरीबों को शोषण की जाती है, कुछ ना कुछ उन लोगों से कुछ राशि उगाही की जाती है। अगले 5 साल तक अगर आप मुखिया रहें तो अगले 5 साल इस पे अंकुश कैसे लगाएंगे? देखिए, मेरे अवधि में जो भी गरीब का काम हुआ है, निस्वार्थ हुआ है, गरीब का काम हुआ है, गरीब का विकास हुआ है। और तरह तरह के, कोई गरीब को कहीं लुटाना है, काम करने का अधिकार है बीडीओ साहब के, किसी दलाल को दे दे। अब ऐसा है, सैकड़ों गरीबों से नेताजी आवास के नाम पर रुपया ठगी कर लिए, बंदोबस्ती के नाम पर ठगी कर लिए। तो ठग लोगों से सावधान रहने के लिए मैं रोहिणिया पंचायत के गरीब से अपील करूंगा, भैया ठग से बच के, ठगी से बच के। चूँकि काम कैसे होता है, काम करवाइए, मेरे पास आता है लोग, जो वोट देता है उसका भी काम होता है, वोट नहीं देता है उसका भी काम होता है, भेदभाव नहीं रखा जाता है। मैं सभी का मुखिया हूँ, जो वोट दिया है उन्हीं का ओनली मुखिया नहीं हूँ। लेकिन गलती से एक बार उन्होंने मुखिया बन गया 2001 से 5, वो नहीं थे, उनके भाई साहब थे। भाई साहब तो अच्छे लोग हैं, लेकिन इन्हीं के चलते वो चुनाव हार गए।
फिर उनको चुनाव हरवा के ये समझे कि भाई साहब भैया, मैं मुखिया बन भैया, जाऊं। मैं इन सभी मुद्दे पे अब हम आरोप प्रत्यारोप से अलग होके हमें चाहते हैं, हम ये पूरी जनता जानना चाहती है कि आने वाले समय में इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे। मैं ये हम अभी जानना चाहते थे। देखिए, जो जनता है जागरूक होंगे, जी जी जनता जागरूक होंगे, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। जनता जागरूक हो जाएंगे। अगर शिक्षक नहीं आते हैं तो शिक्षक को आवेदन करेगा, भैया क्यों नहीं आते हैं, कितने दिन आपका सीएल है। ये सारी चीज जनता को जागरूक करने के बाद ही होता है। एक अगर प्राइम प्रतिनिधि की बात करें तो ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। ये जिम्मेदारी वार्ड सदस्य की, सरपंच की, पंच की और मुखिया की बनती है कि जनता जागरूक हो, उनको क्या चीजें मिल रही है, वो क्या चीजें आ रही हैं। आप देख रहे हैं बंजरिया अपडेट और हमारे साथ है विजय भैया। विजय भैया काफी सारे चीजों का बहुत सटीकता से इन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन्होंने किस तरह से युवाओं के लिए क्या सोचा है, शिक्षा पद्धति को दुरुस्त करने के लिए इन्होंने क्या सोचा है, स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या सोचा है। इस चीज को अगर आप देख रहे हैं तो अपनी राय हमें कमेंट में करके अवश्य बताएं। और जनता से अपील है, अंतिम कमेंट और हम अगले 2 मिनट में आप जनता से जो अपील करना चाहते हैं अपने मतदान को लेके आप करें। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि दलाल से, ठगी करने वालों से बच के रहिएगा। को आपके साथ है, अपने आप को सोचिए कि गरीब के साथ देने वाला के है, कि गरीब के विकास करने वाला है। आप लोग सोच समझ के मत दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप, ढोल पीट कर आप लोग वोट मांगिए। बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह आ गया। हर शुभ काम के पहले ढोल बजाया जाता है। तो आप लोग से अपील है कि अधिक से अधिक मतदान करें। जिनके घर में जो बाहर हैं सभी को बुला लें और मतदान करें और अपने मुखिया को चुने। मैं आप लोग के साथ हूं, आजीवन साथ रहूंगा। मतदान की तारीख, मतदान हम लोग की है 8 दिसंबर 8/12/2021 को। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, मतदान कीजिए और ढोलक छाप पर आप लोग दूसरे क्रमांक पर है, उस पर आकर बटन दबाएं। ढोलक छाप माता उजागर देवी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बंजरिया अपडेट और इसी के साथ हम लोग इस लाइव को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो रहा है और हम चाहते हैं कि जो भी जनता इस चीज़ को देख रही है सोचे समझे और चुनाव में सभी अपने मतदाता केंद्र पे जाएं और चुनाव करें क्योंकि वोट हमारा अधिकार है और हम वोट